हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोरों से कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए, हम लोग आज फिर से फिजिक्स के अगले टॉपिक को रिवीजन करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले पढ़ चुके हैं, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा वाले टॉपिक से आगे हम लोग बढ़ेंगे और आज हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से वैद्युत प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। ठीक है, यह आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको परीक्षा में लगभग 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आप इस पर थोड़ा ध्यान दें और अच्छे से समझ लें। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले, इससे समझने से पहले हम लोग पहले जानेंगे कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि आवेशों की प्रवाह की दर जो होती है उसको हम लोग वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, जो आवेश होते हैं वह प्रवाह करते हैं, तो प्रवाह करने के लिए एक रास्ते अर्थात एक चालक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आज जब किसी चालक में आवेश बहते हैं तो चालकों का अपना कुछ खास गुण होता है कि वह अपने अंदर से आवेशों के प्रवाह को रोकता है। और जब रोकता है तो इसी गुण को हम लोग चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और इसका मान जो होता है चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है। मतलब कि जो वैद्युत प्रतिरोध होता है, वैद्युत प्रति प्रतिरोध होता है, वह चालक के सिरों के, सॉरी ऐसा लिखिए, वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, यह जो होता है चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा आई के अनुपात के बराबर होता है, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं? कैपिटल आर से दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? कैपिटल आर से। और इसका जो मात्रक होता है वह हम लोग कह सकते हैं कि वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर। इसी को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। क्या कहा जाता है? ओम। और इसको हम लोग कुछ इस प्रकार के सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कहीं पर ऐसा लिखा रहे तो आपको समझ जाना है कि यह क्या है? प्रतिरोध का सिंबल है, अर्थात प्रतिरोध है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए, देखिए, प्रतिरोध जो होते हैं ना, कई तरह के होते हैं। प्रतिरोधों के जो मान होते हैं वह मेगा ओम में, माइक्रो ओम में, ओम में, इन सभी में भी व्यक्त किए जाते हैं। इनको बनाने का जो तरीका है वह चालकों में विभिन्न प्रकार के अशुद्धियों को मिलाकर बनाए जाते हैं। कुछ प्रतिरोध जो होते हैं कार्बन के भी होते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध जो होते हैं ये सीधी सी बात है कि चालकों में आवेशों के प्रवाह को कम करते हैं, रोकते हैं। यह कहलाता है प्रतिरोध। ठीक है, अब देखिए, प्रतिरोध जो होते हैं चालक की लंबाई, मोटाई, पदार्थ पर निर्भर करते हैं। चालक की लंबाई, मोटाई और उसके पदार्थों के, किस पदार्थ के बने हुए हैं, इन बातों पर भी निर्भर करते हैं। ठीक है, पहले तो जो प्रतिरोध होता है, जो प्रतिरोध होता है वह चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है कि इसकी ये वाला हिस्सा, जैसे मान लो कि अगर ये चालक है, तार है कोई, तो इसका यह हिस्सा जो होता है इसको हम लोग उसका अनुप्रस्थ काट कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट कहते हैं। तो जो प्रतिरोध होता है वह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दोनों को एक साथ हम लोग लिख दें तो एक साथ लिख सकते हैं आर प्रिपोर्शनल टू एल बाई ए। एल बाई
अब प्रीपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं जिसको हम लोग रो कहते हैं। आर बराबर होता है रो एल बाई ए। क्या कहते हैं? एल बाई ए। और रो को क्या कहा जाता है? रो को हम लोग चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। जहां आप कह सकते हैं, जहां रो बराबर होता है चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? ये तो रही हम लोग के चालक के प्रतिरोध के बारे में, है ना। ये तो चालक का है, लेकिन एक आप लोग सेल भी पढ़े होंगे। सेल का भी प्रतिरोध अपना खुद का होता है। ठीक है, कैसा होता है सुन लीजिए अभी। सेल जो होते हैं ना, कि जिस प्रकार से किसी चालक में अपना खुद का प्रतिरोध होता है, ठीक उसी तरह से सेल के भीतर जो अपघट्य पदार्थ होते हैं, उस अपघट्य पदार्थों का भी अपना खुद का प्रतिरोध होता है। वो भी अपने अंदर से आवेशों के प्रवाह को रोकते हैं। तो हालांकि ये अपने अंदर हो बैटरी के अंदर होते हैं, इसलिए हम लोग इसको सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। समझ में बात आ रही है? कोई दिक्कत? चलिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध विद्युत धारा और सेल के विद्युत वाहक बल में एक संबंध होता है। शायद अब पढ़ाया गया होगा, याद होगा। विद्युत धारा, सेल का विद्युत वाहक बल, वह प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध में एक संबंध होता है। अगर याद होगा तो आप देखे होंगे, एक बार जान लीजिए इसको भी। आई बराबर होता है ई बटा के कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, जहां आई को हम लोग विद्युत धारा या वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। ई को जो है विद्युत वाहक बल कहा जाता है, विद्युत वाहक बल कहा जाता है। और कैपिटल आर को जो होता है यह बाह्य प्रतिरोध है। क्या है? बाह्य प्रतिरोध है। और स्मॉल आर जो है बैटरी या सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। क्या है? आंतरिक प्रतिरोध है। बात उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस संबंध से आपको सवाल लगाए जाएंगे। इस संबंध से क्या होंगे? सवाल लगाए जाएंगे। इसको याद रखिएगा। आपको न्यूमेरिकल में क्वेश्चन दिए होंगे, आप चाहेंगे कि आप न्यूमेरिकल लगाएं। ठीक है, कोई दिक्कत? ये तो रहा हमारे प्रतिरोध के बारे में, लेकिन हमको मुख्य भाग जो पढ़ना है, इन प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ना है। ठीक है, देखिए समझा रहे हैं आपको। सबसे पहले जानते हैं कि प्रतिरोधों को संयोजित आखिर क्यों किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध जो होते हैं किसी एक मापक या 2 या 3 या 4 या 10 मापकों में बनाए जा सकते हैं, लेकिन हमको अगर किसी जगह पे उन मापकों से अलग प्रतिरोधों का इस्तेमाल करना है, तो हमको उनमें से प्रतिरोधों को किसी न किसी तरह से जोड़ना होगा। जोड़कर उन प्रतिरोधों को या तो मान बढ़ा सकते हैं या तो मान घटा सकते हैं का प्रयोग करके परिपथ को बनाया जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? प्रतिरोधों को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो प्रतिरोधों को जोड़ना पड़ता है, तो मुख्यतः हम प्रतिरोधों को 2 ढंग से जोड़ सकते हैं। कितने ढंग से जोड़ सकते हैं? 2 तरह से। कैसे? देखिए, पहला समझिए, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, समझिए, ये 2 ढंग से जोड़ सकते हैं। पहला नंबर, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, अब देखिए कैसे। जब
किसी प्रतिरोध का, देखिए श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है कि जब प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा किसी दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का एक सिरा तीसरे प्रतिरोध के एक सिरे से जुड़े होते हैं, तो ऐसे संयोजन को हम लोग प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। जैसे देखो, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये तीन आपके प्रतिरोध है, समझिए, ठीक है। यह तीनों के एक सिरे हैं, या मान लीजिए धन सिरे है, या कोई भी एक सिरा हो। तो यदि हम लोग एक सिरा, इसका एक सिरा इसके सिरे के साथ और इसका एक सिरा इसके सिरे के साथ यदि हम लोग ऐसे जोड़ दें, तो इस संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेणी। देखिए, अगर इसको हेड माने, इसको टेल, तो इसका टेल इसके हेड के साथ, इसका टेल इसके हेड के साथ और इसका टेल इसके हेड के साथ आकर जुड़ जाए, तो इस संयोजन को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारे पास तीन प्रतिरोध हो, क्या कर लिया जाए? मान लिया जाए कि हमारे पास तीन प्रतिरोध हो। एक प्रतिरोध हो R1, एक प्रतिरोध हो R2, एक प्रतिरोध हो R3। ठीक है, कुछ इस प्रकार से R3, तीनों एक दूसरे से कुछ ऐसे जुड़े हो, तो इस प्रकार से जुड़ा रहेगा, तो ये श्रेणी क्रम संयोजन हो। क्या होगा? श्रेणी क्रम। जैसे मान लेते हैं कि यह बिंदु A है, यह बिंदु B है, यह बिंदु C है और यह बिंदु क्या है? D है। अब फिर यहाँ से क्या कर दिया गया है? इसको एक सेल से जोड़ दिया गया। किससे जोड़ दिया गया है? सेल से जोड़ दिया गया है। ठीक है, जब सेल से जोड़ दिया गया है, हम लोग इसमें चाह सकते हैं तो कुंजी वगैरह भी का प्रयोग कर सकते हैं। चलो कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, एक कुंजी लगा दी गई है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इधर से क्या हो जाए कि इधर से इसको धारा प्रवाहित की जाए, इधर जाएगी धारा। अब देखिए यहाँ पर अब खेला होगा। कैसा खेला होगा? देखिए कि चूंकि यह तार एक ही है, जब तार एक ही है तो एक ही तार है, तो उसमें एक ही प्रकार की धारा, अर्थात अगर इसमें से धारा आई बह रही है तो इस तार में भी धारा आई बहेगी, इस तार में, इस प्रतिरोध में भी धारा आई बहेगी और इस प्रतिरोध में भी धारा आई बहेगी। लेकिन इन प्रतिरोधों के सिरे अलग अलग हैं। सिरे क्या हैं? अलग अलग हैं। जब सिरे अलग अलग हैं तो इनके बीच का विभवांतर जो होगा वह अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग। धारा तो समान बहेगी परंतु विभवांतर भिन्न भिन्न होगा। कैसे? मान लेते हैं इसका विभवांतर V1 है, इसके सिरों का विभवांतर जो है V2 है और इसके सिरों का जो विभवांतर है वो क्या है? V3 है। क्या है? V3 है। ठीक है, तब देखते हैं हम लोग किस तरह से ओम का नियम अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? ओम का नियम। देखिए, ओम के नियम से क्या हो जाएगा? देखिए, V1 बराबर, अर्थात R1 प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V1 बराबर हो जाएगा I इंटू R1। इसको समीकरण नंबर 1 कर लेंगे। तथा R2 प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V2 बराबर हो जाएगा I इंटू R2, समीकरण नंबर 2। तथा V3 बराबर हो जाएगा I इंटू R3, समीकरण नंबर का हो जाएगा 3। अगर इसी क्रम में और भी प्रतिरोध जुड़े गए हैं तो हम लोग उसको आगे इसी प्रकार से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए, तब हम लोग कुल विभव निकालेंगे, कुल विभव या नेट विभव। ठीक है, कुल विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर आगे इसी तरह से है तो डॉट 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 आगे हम लोग जोड़ देंगे। समझ में आ रही है? इधर भी है तो हम लोग इसको ऐसे क्या कर लेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए, तो V बराबर क्या हो जाएगा? V1 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं I R1 प्लस I R2 प्लस IR3। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिए, अब क्या करेंगे कि V को तो भी हम लोग I इंटू आर लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि इस पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है वह R है। ठीक है, और उसमें धारा I बह रही है, तो V की जगह पर लिख सकते हैं I इंटू आर।
बराबर आई इधर से कॉमन कर लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर और भी जो आगे है तो इसको हम लोग ऐसे बढ़ा सकते हैं। आई से आई का हो जाएगा, कट जाएगा, तो R बराबर हमको मिल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट। मतलब यह है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होता है, सभी प्रतिरोधों का सीधा सीधा संयोजन होता है, योग होता है। जितने भी उसमें प्रतिरोध हैं सभी प्रतिरोधों का क्या होता है, योग होता है। समझ में बात आ रही है? कोई दिक्कत? बस सिंपल सा ये लॉजिक है, इसमें कोई कठिन की बात नहीं है। यह रहा हम लोग का श्रेणीक्रम संयोजन। एक बार फिर समझाते हैं, समझिए। देखिए, हम लोग मान लेते हैं कि तीन प्रतिरोध जो हैं एक दूसरे से, एक का धन सिरा दूसरे के ऋण सिरे से, दूसरे का धन सिरा तीसरे के ऋण सिरे से, और तीसरे का धन सिरा पहले के ऋण सिरे से, अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनके साथ एक बैटरी भी लगा दी गई है श्रेणी क्रम में ही। तो बैटरी से जब धारा आई प्रवाहित होगी तो इन, चूंकि एक ही तार में तीनों प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो तीनों प्रतिरोधों में प्रवाहित धाराओं का मान बराबर अर्थात आई होगा। परंतु इन प्रतिरोधों के सिरे अलग अलग होने की वजह से इनका विभवांतर अलग अलग होगा। ये मान लेंगे कि V1 है, V2 है, V3 है, ठीक है। तब ओम के नियम से V बराबर I इंटू आर होता है, तो V1 बराबर I इंटू R1 हो जाएगा, V2 बराबर I इंटू R2 हो जाएगा, V3 बराबर I इंटू R3 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल विभव क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट डॉट, और भी विभव होंगे तो हम लोग उसको आगे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो V बराबर I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3, ऐसे डॉट 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 समीकरण 1 2 3 के वैल्यू यहाँ पर रख दी गई है, ठीक है। तो आई भी की जगह पर हम लोग ओम के नियम से आई हम लोग मान लें कि इस पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध है वो क्या है, आर है। तो आई इंटू आर बराबर हो जाएगा, आई कॉमन कर लेंगे, R1 प्लस R2, तो तुल्य प्रतिरोध आर बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जो भी होगा उस तरह से हमारा पढ़ चुके हैं। इस तरह से डेरिवेट किया जा सकता है, और हम लोग सवाल लगाते हुए चेक करेंगे, देखेंगे कौन कौन से ऐसे हैं। आपको आएगा एक 4 से 6 नंबर का, याद रखिएगा, भूलना नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं। अब देखेंगे अगला समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। देखिए, प्रतिरोधों के संयोजन में हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। देखिए क्या होता है, आसानी से, बहुत आसान है। जैसे कि अब क्या हो ना कि इस तरह से तीनों प्रतिरोध, मान लीजिए 3 प्रतिरोध हैं, तो तीनों का क्या है कि इस प्रकार से जुड़ जाए। हम लोग इसको तीनों को ऐसे पकड़ें और इधर से एक तार लगाकर और इधर से एक तार लगाकर ऐसे जोड़ दें। तो तीनों का मान लो कि ये हेड सिरा है, मतलब प्लस सिरा है, तो प्लस सिरा तीनों का एक जगह रहे और माइनस सिरा तीनों का क्या हो, एक जगह रहे। तो ऐसे संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए घर पर आप क्या करते हो, भैया से या दीदी से बाजते हो, तो एकदम भैया या दीदी का दाहिना हाथ दाहिने हाथ के साथ और बायां हाथ बाएं हाथ के साथ छोटा छोटा उगल करते हो, ठीक है। तो वह जो संयोजन है, वो जो आपका बजाव या जुड़ाव है, उसको हम लोग समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो कैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर भाई हम लोग तीन तीन प्रतिरोध ले लेते हैं। एक प्रतिरोध मान लेते हैं कि R1 है कुछ इस तरह से, ठीक है। एक और प्रतिरोध हम लोग मान लेते हैं कि R2 है कुछ इस तरह से, ठीक है। एक और प्रतिरोध हम लोग मान लेते हैं R3 है, और भी आप 3 4 5 6 7 को ले सकते हैं, लेकिन सब एक जैसे व्यवहार करेंगे, ठीक है। तीनों क्या है, एक बिंदु पर जुड़े हुए किसी एक बैटरी या एक सेल के साथ। मानो यहाँ बैटरी जोड़ देते हैं, कुंजी लगा देते हैं, ठीक है। और इस बैटरी से क्या हो रही है कि धारा जा रही है आई, बैटरी से धारा क्या हो रही है, आई जा रही है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका प्रतिरोध R1 है
इसका प्रतिरोध R2 है, इसका प्रतिरोध क्या है R3। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि यह बिंदु A है, ये बिंदु क्या है B है। कोई दिक्कत? आप समझिए बात को, सिंपल था। जब यहाँ से धारा आई जाएगी, जब यहाँ से धारा क्या होगी आई जाएगी, तो यहाँ पर जाने की वजह से यहाँ संधि होती है। क्या होती है? संधि, जोड़ होता है, जोड़ है। अब जोड़ होने की वजह से यहाँ से धाराएं बट जाएंगी। इधर धारा I1 मान लेते हैं जाएगी, इधर क्या जाएगी I1 धारा मान लेते हैं जा रही है, इसमें जाएगी I2 और इसमें मान लेते हैं I3। क्यों? संधि है, संधि होने की वजह से धाराओं बट जाती है। ठीक है, इधर जाएगी I2, फिर इस हिस्से से आपकी धारा जो, इस हिस्से से जो है आपकी धारा जो है इधर निकल आएगी I1, I2 और I3, आकर हो जाएगी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 के रूप में। कोई दिक्कत? हम लोग को इसी को ज्ञात करना है, इसी I को ज्ञात करना है, निकालेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ लेकिन एक चीज और है कि अब यहाँ पर क्या है कि देख रहे हैं कि तीनों प्रतिरोधों का जो सिरा है वो एक ही बिंदु पर है। देखिए, इधर एक पर, इधर एक पर, समान बिंदुओं पर है, समान बिंदुओं पर हैं, तो इनके सिरों का जो विभवांतर होगा ना, इनके सिरों का जो विभवांतर होगा वह समान होगा। इनके सिरों का विभवांतर क्या होगा? समान होगा। तो मान लेते हैं क्या है? भी है। क्या है? भी है। ठीक है, तब क्या करेंगे कि R1 में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? R1 में प्रवाहित धारा का मान। देखिए, लिखेंगे R1 में प्रवाहित धारा मान लेते हैं क्या है? I1। I1 बराबर हो जाएगा, अब देखिए बस समझिए कि V बराबर होता है I इंटू आर ओम के नियम से, तो I बराबर हो जाएगा V बाई R। क्या हो जाएगा? V बाई R। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं I1 बराबर हो जाएगा V बटा के R1। इसको समीकरण क्या कर लेंगे? फिर उसी तरह से R2 में भी प्रवाहित धारा का मान निकालेंगे, हो जाएगा I2 बराबर V बटा के R2, समीकरण नंबर 2। इसी तरह से R3 में भी निकालेंगे, I3 बराबर हो जाएगा V बटा के R3। अगर आपका और भी इसमें प्रतिरोध आप जोड़ते हैं तो इधर शो डैट इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब नेट धारा या कुल धारा ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? कुल धारा, नेट धारा। I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, I बराबर हो जाएगा, I1 के जगह पर यहाँ से रख सकते हैं V बटा के R1, प्लस यहाँ से भी लिख सकते हैं V बटा के R2 और प्लस यहाँ लिख सकते हैं V बटा के R3। कोई दिक्कत? अब देखिए I के जगह पर हम लोग भी इस तरह से लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि इस पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध है ना वह R है, तो हो जाएगा V बटा के R बराबर, V कॉमन कर लेंगे, V कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 1 बटा के R1 प्लस 1 बटा के R2 प्लस 1 बटा के R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, V से भी कट जाएगा। तो मान हम लोग को मिलेगा 1 बटा के R बराबर 1 बटा के R1 प्लस 1 बटा के R2 प्लस 1 बटा के R3। अगर और भी हैं आगे तो कुछ इसी तरह से हो जाएंगे। बात कुछ समझ में आई? अर्थात इसका अर्थ यह है कि समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध जो होता है दिए गए प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों का योग होता है। क्या होता है? दिए गए प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों का योग होता है। अर्थात पहले वाले जितने भी प्रतिरोध होंगे उनके प्रतिरोध से तुल्य प्रतिरोध जो होगा कम होगा। क्या होगा? कम होगा। उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छे से दोहरा लेंगे, यह परीक्षा में अवश्य आएगा, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, हम लोग फिर इसमें कल बात करेंगे, कल फिर चर्चा होगी। ठीक है, बस।